दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ कुछ साल पहले भारत और चाइना एक जैसे गरीब थे? जी हाँ, 1990 के आसपास दोनों देशों की एवरेज इनकम सिर्फ 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति थी। लेकिन आज चाइना 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है और भारत अभी भी 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास है। ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? आखिर चाइना दुनिया की फैक्ट्री हब कैसे बन गया और भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? हम इस मुद्दे को एक एक करके समझेंगे। हिस्ट्री, सोसाइटी और इकोनॉमी के असली रीजंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है 1980 से 90 के बीच, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, 1950 से 60 के समय पर भारत और चाइना दोनों खेती बेस्ड इकोनॉमी थे। दोनों जगह भूखमरी फैली हुई थी, इंडस्ट्रीज वीक थी और पैसे बहुत कम थे। फिर चाइना ने एक बड़ा डिसीजन लिया, 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उस वक्त चाइना के प्रीमियर थे डेंग जियाओपिंग और उन्होंने देश के दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज के लिए पूरी तरह से खोल दिए, जिसकी वजह से नई फैक्ट्रीज लगी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी और मैन्युफैक्चरिंग बूम आ गया। और इसके बनस्बत भारत की रफ्तार धीमी रही। भारत ने असल में अपनी इकोनॉमी 1991 में ओपन की थी, वो भी तब जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तब तक चाइना भारत से एक दशक आगे निकल चुका था मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सड़कों, घरों इत्यादि में काफी आगे निकल चुका था और यही सबसे बड़ा अंतर बना। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत इतना पीछे क्यों रह गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस। भारत ने यहाँ पे गलती की। असल में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट्स बनाना, फैक्ट्रीज लगाना, और वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। भारत ने सर्विसेज और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को पकड़ लिया ना। अब आईटी सेक्टर पैसा तो लाता है, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही जॉब्स दे पाता है। चाइना ने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से करोड़ों लोगों को नौकरी दी और इसी वजह से तकरीबन 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में ये इस स्केल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दूसरा कारण है मेक इन इंडिया का फेलियर। 2014 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया शुरू किया ताकि ज्यादा फैक्ट्रीज लगे और नए जॉब्स क्रिएट किए जा सके, लेकिन ये हमें अपेक्षित ग्रोथ नहीं दे पाया। क्यों? उसका कारण है, एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। फैक्ट्रीज चलाने के लिए अच्छी सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी और पोर्ट्स चाहिए, जो चाइना में है लेकिन भारत में नहीं है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही। फैक्ट्री सेटअप करने में बहुत पेपर वर्क और अप्रूवल्स लगते हैं। चाइना में यह सब बहुत तेजी से होता है। लेबर लॉज और ट्रेनिंग का इश्यूज है। चाइना में मजदूर ट्रेंड और प्रोडक्टिव होते हैं, जो कि भारत में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है। फिर जमीन एक्वायर करने का प्रॉब्लम। भारत में जमीन लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। लीगल इश्यूज हैं, प्रोटेस्ट हमेशा डिले कर देते हैं और इसका कारण फॉरेन कंपनीज चाइना और वियतनाम में इन्वेस्ट कर रही हैं, भारत में नहीं। अगला बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर आप चाइना जाएंगे तो बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस हाईवेज और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हर जगह मिलेंगे आपको। भारत में छोटी सी फ्लाईओवर या मेट्रो बनाने में दशकों लग जाते हैं। चाइना अपनी जीडीपी का 5 से 6% इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करता है, जबकि भारत सिर्फ 3%। इसी वजह से चाइना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज और सस्ता है, जिससे कि एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। अब एक बड़ा कारण है जाति व्यवस्था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमें समझना होगा। चाइना में हर तरह के काम को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वहां मजदूर होना, फैक्ट्री में काम करना या कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना नॉर्मल है। लेकिन भारत में सोसाइटी की सोच अलग है। पढ़े लिखे लोग फिजिकल जॉब से बचना चाहते हैं। मजदूरी या फैक्ट्री का काम आमतौर पर निचली जातियों से जोड़ा जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट या ऑफिस जॉब ढूंढते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है।
और इसी वजह से स्किल्ड वर्कर्स की फैक्ट्रीज में कमी होती है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग कम होते हैं और इसकी वजह से ग्रोथ स्लो हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स वीक पड़ जाते हैं। चाइना में ये समस्या नहीं थी और इसी वजह से वहां मास लेवल पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकी। अगला कारण है पॉलिटिकल सिस्टम, स्लो गवर्नेंस। अब चाइना एक सिंगल पार्टी कंट्री है, जैसा कि आप जानते हैं, वहां गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है। भारत एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसमें हर निर्णय पर डिबेट्स, प्रोटेस्ट और कई बार तो कोर्ट केसेस भी लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, चाइना ने 40,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का नेटवर्क सिर्फ 20 साल में बना दिया। भारत में एक मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 15-20 साल लग जाते हैं, आप फर्क को समझिए। तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स और लाल फीताशाही, रेड टेप ग्रोथ को बहुत स्लो कर देते हैं। जिन जिन लोगों को भी सरकारी काम करने पड़े हैं वो जानते हैं रेड टेप क्या होता है। फिर अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कारण। चाइना ने फॉरेन कंपनीज के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया, सस्ता लेबर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज अप्रूवल्स। इसी वजह से एप्पल, टेस्ला और इंटेल जैसी कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चर करती हैं। और भारत में रूल्स और पॉलिसीज बार बार चेंज होते हैं, इस वजह से कंपनीज आने में हिचकती हैं और इन्वेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा हिचकती हैं। भारत में लेबर लॉज और टैक्सेशन काफी डिफिकल्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने से प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे रीजन फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना की तरफ खींच के ले जाते हैं इंडिया की तुलना में। अब सवाल उठता है कि क्या भारत कैचअप कर सकता है, क्या चाइना के बराबर पहुंच सकता है? देखिए, अच्छी खबर तो यह है कि भारत में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि पीएलआई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं। इस स्कीम के थ्रू नई फैक्ट्रीज भारत सरकार खोल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे भारत माला और हाई स्पीड रेल डेवलपमेंट बन रही है। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की जा रही है। लेकिन अगर भारत को वाकई चाइना का कंपटीशन बनना है तो कुछ चीजें देखनी होंगी। पहला, ब्यूरोक्रेसी और अप्रूवल प्रोसेस को तेज करना होगा, लेबर लॉज सिंप्लीफाई करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सप्लाई कम करनी होगी और जाति व्यवस्था और वर्क कल्चर चेंज करना होगा, जो कि मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है। अगर ये सब हो गया तो इंडिया भी चाइना को टक्कर दे सकता है। तो अब आप बताइए, क्या भारत चाइना को टक्कर दे सकता है या ये गैप और बढ़ता जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।